धन्यवाद, नमस्कार और स्वागत है जूइश वर्ल्ड वीकली में i24 न्यूज पर। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। हर हफ्ते हम इजराइल और डायस्पोरा में यहूदी समुदाय से जुड़ी कहानियों, मुद्दों और शख्सियतों पर ध्यान देते हैं। वैश्विक यहूदी समुदाय, और हम इस हफ्ते की यहूदी दुनिया की प्रमुख खबरों के साथ शुरू करते हैं। एक नजर डालिए। डायस्पोरा में यहूदी विरोधी हिंसा 2025 में 30 साल में सबसे अधिक रही। 4 देशों में 20 से ज्यादा यहूदी मारे गए। 7 प्रमुख यहूदी डायस्पोरा समुदायों अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके और अमेरिका में 23,000 से अधिक घटनाएं दर्ज की गईं। ये 2022 की तुलना में 136% अधिक था, जिसमें हिंसक मामलों में 97% की वृद्धि हुई। जर्मनी में प्रति व्यक्ति सबसे अधिक मामले दर्ज हुए, जबकि यूके और अमेरिका में लगभग आधे मामले एंटी जायोनिज्म से जुड़े थे। आयरलैंड ने 6 महीनों में 143 घटनाएं रिपोर्ट की। वहां कोई यहूदी विरोध से निपटने की राष्ट्रीय रणनीति नहीं है। लंदन के हैकनी बरो ने गाजा युद्ध के चलते मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए हैफा के साथ 58 साल पुराना ट्विनिंग समझौता खत्म करने के पक्ष में वोट दिया। यहूदी नेताओं ने इस कदम को अज्ञानता और संकीर्णता भरा बताया। साथ ही हैफा की विविध प्रगतिशील नेतृत्व टीम और यहूदियों अरबों के सह अस्तित्व व हैकनी के साथ उसके अनोखे अस्पताल संबंधों का उल्लेख किया। हैफा को पहले 7 अक्टूबर 2026 तक जवाब देना था, लेकिन हैकनी काउंसिल की आलोचना के बाद तारीख बदलने पर सहमति हुई। आखिर में कलाकार माइकल ज़ावरोस ने ऑस्ट्रेलिया का आर्चीबॉल्ड प्राइज पीपल्स चॉइस अवार्ड यहूदी नेता एलेक्स रिवोचिन के चित्र के लिए जीता। यह चित्र बॉन्डी बीच आतंकी हमले के बाद बना शीर्षक एलेक्स विद हिज टेफिलिन इन द सी है। इसमें रिवोचिन पानी में टेफिलिन के साथ चलते दिखते हैं, जो आस्था और दृढ़ता दर्शाता है। ज़ावरोस, जो अपनी अश्केनाजी यहूदी विरासत का पता लगाया था, ने कहा कि वे रिवोचिन के नेतृत्व और उनकी समानता से प्रेरित हुए। खुले तौर पर इजराइल विरोधी न्यूयॉर्क सिटी के दूर वामपंथी मेयर जोहरन ममदानी न्यूयॉर्क क्षेत्र की यहूदी समुदायों में लगातार हलचल मचा रहे हैं। अपने चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने मतदाताओं से कहा कि अगर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो उन्हें गिरफ्तार करेंगे। फिर पिछले हफ्ते वे कैमरे पर प्रधानमंत्री को युद्ध अपराधी कहने लगे, लेकिन ये मानते हुए कि मेयर के पास इजरायली नेता को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है। इसके बावजूद हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार 44% यहूदी न्यूयॉर्क वासियों की ममदानी के प्रति सकारात्मक राय है, और वास्तव में वे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तुलना में ममदानी को ज्यादा पसंद करते हैं। और उनमें हमारी अगली मेहमान न्यूयॉर्क से जुड़ रही लेखिका और शिक्षिका रबी एबी स्टीन भी शामिल हैं। नमस्ते, आपको फिर से देखकर खुशी हुई। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और काफी समय हो गया है, मुझे लगता है पिछली बार मैंने आपको देखा था। हाँ, हम स्टूडियो में थे, याफो में। हाँ, मुझे पता है, ये बहुत पहले की बात है और तब से काफी कुछ बदल चुका है। पहले मैं बस कहना चाहती हूँ कि आप राजनीति में किसी भी पक्ष में हो, न्यूयॉर्क सिटी में एक यहूदी के रूप में क्या आप वो माहौल महसूस करती हैं, या बस सबकी नजरों से दूर रहने की कोशिश? ये उम्मीद से कहीं बड़ा हो गया है। असल में रोजाना क्या हो रहा है, ये इस पर निर्भर है कि आप माहौल कैसे परिभाषित करते हैं। मैं कहूंगा न्यूयॉर्क सिटी का माहौल शानदार है। मैं ये बात यहूदी समुदाय और पूरे न्यूयॉर्क सिटी में भी कह रहा हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा या कहूंगा कि मैं नजर से बचा हूं। कोई भी गूगल कर सकता है और मेयर से मेरा रिश्ता देख सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरी मेयर से कई सालों से पहचान है। मैं उस सिनेगॉग में रब्बी था जो पिछले साल फरवरी में मेयर को बुलाने वाला पहला सिनेगॉग था, और वे शब्बात सेवा में आए थे। वो बहुत सुंदर था। और मैं पारदर्शिता के लिए ये भी बताना चाहूंगा कि मैंने मेयर की ट्रांजिशन टीम में भी सेवा दी थी, मुख्य रूप से जेंडर अफर्मिंग केयर पर काम किया। और मेरे लिए ये सचमुच इस बात का अच्छा उदाहरण है कि शहर के बारे में मेरी सोच कैसी है। यहूदी समुदाय मेरा पहला घर है, मेरा दूसरा घर है, शायद मेरा तीसरा घर है। ये मेरे रोजमर्रा के शहर के जीवन का बड़ा हिस्सा है। मैं हर शब्बात 1 या 2 बार सिनेगॉग जाता हूँ। मैं पूरे शहर की यहूदी समुदायों में शामिल हूँ, और साथ ही यहूदी समुदाय शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहूदी होने के कारण हमें ऐसी समस्याएं भी झेलनी पड़ती हैं जो आमतौर पर यहूदी समुदाय से नहीं जोड़ी जाती। और मुझे लगता है कि संक्रमण के दौरान मैंने जो किया वो इसका एक अच्छा उदाहरण है। जैसे मैंने ज्यादातर जेंडर अफर्मिंग केयर पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें हमें काफी सफलता मिली।
हमें अभी अभी जेंडर अफर्मिंग केयर के लिए 18 मिलियन डॉलर मिले हैं, जिसे संघीय सरकार निशाना बना रही है। ये वही चीज है जिस पर मैंने संक्रमण के दौरान काम किया और ये मेरे लिए उतनी ही अहम है। और मैं कहूंगा कि मैं यहूदी समुदाय और क्वेयर समुदाय का हिस्सा हूँ। और इसी तरह ये कहना जरूरी है कि यहूदी समुदाय के लिए जैसे बाकी न्यूयॉर्कर्स के लिए सब कुछ एक ही मुद्दे पर नहीं टिकता। बीबी नेतन्याहू को छोड़ भी दें, सब कुछ सिर्फ इजराइल तक भी सीमित नहीं है, जबकि कई लोग इसकी परवाह करते हैं और ये बड़ा हिस्सा है। न्यूयॉर्क में रोजमर्रा की जिंदगी जीने के और भी पहलू हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। सही है। खैर, ये कहने के और बाद इसका हाँ, बड़ा मेरा मतलब हिस्सा है और मैं जानती हूँ आर्थिक स्थिति तो साफ तौर पर बोलती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे वोट्स इसलिए भी पड़े, आप जानती हैं, अलग अलग चीजों के लिए, जैसे फ्री बसें वगैरह। लेकिन आप एक यहूदी के तौर पर जो समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, साथ ही जिसे आप प्रतिनिधित्व करती हैं, आप इसे कैसे अलग करती हैं? ये उसकी और उसकी कैंपेन के लिए इतना जरूरी क्यों है जब उसके पास शहर चलाने की बड़ी जिम्मेदारी है? यहाँ एक दिलचस्प बात है, ये कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बात चुनाव के दौरान भी थी और अभी भी वही बात है, और लोग इसे देख सकते हैं, वापस जाकर उसके हर बयान को देख सकते हैं जो उसने दिया था। ये लगभग हमेशा लोगों के सवाल पूछने पर उनकी प्रतिक्रिया रही है। मुझे लगता है, और ये बहुत प्रभावशाली है, कि मेयर का पालन पोषण फिलिस्तीनी समर्थक आंदोलन में हुआ था। मुझे लगता है कि ये कई न्यूयॉर्क वासियों, खासकर यहूदी न्यूयॉर्क वासियों के लिए भी है। जैसे ब्रैड लैंडर जो मेरे दोस्त हैं और उसी सिनेगॉग के सदस्य हैं जहां मैंने काम किया था, जहां मेयर के लिए उनके समर्थन का एक बड़ा हिस्सा सीधे उस विश्वास से आया कि हर किसी के लिए एक साझा मानवता है और इसी तरह। तो इसमें वो हिस्सा है जहां आप, जरूरी नहीं कि इसमें कोई विरोधाभास हो, बल्कि यही वजह है कि इतने सारे लोग उनकी नीतियों को शुरू से पसंद करते हैं। लेकिन वास्तव में उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो स्थानीय मुद्दों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ तो फिर कि वो इजराइल में लोगों के लिए, और मैं एक मरीज हूँ, क्या ये वाकई में प्रासंगिक है? हमेशा मेरा मतलब पुलिसिंग है और ये सारी चीजें हैं जो सही है ना। 9/11 की सालगिरह फिर से आ रही है। हमारे पास बड़े शहर की समस्याएं हैं, मैं जानती हूं, क्योंकि मैंने न्यूयॉर्क में 15 साल बिताए हैं। हाँ, और यही ज्यादातर वो जिस पे ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर से, जैसे नेतन्याहू को गिरफ्तार करने वाली बात हो या चुनाव के दौरान वाली बात हो, वही चीज है। और मैं लोगों को भी आमंत्रित करता हूं कि वे इसमें भी खुद देखें, क्योंकि उनके लगभग सभी बयान सामान्य बयानों को छोड़कर, और हाँ, मैं मानता हूं न्यूयॉर्क सिटी एक वैश्विक शहर है। न्यूयॉर्क सिटी में यहूदियों की सबसे बड़ी और फिलिस्तीनी व अरबों की भी सबसे बड़ी आबादियों में से एक है। इसलिए ये मुद्दे न्यूयॉर्क निवासियों के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इजराइल के बारे में जो भी बयान दिए गए हैं, वे लगभग हमेशा किसी सवाल के जवाब में ही आए हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर आप देखें कि मेयर ने प्राइमरी और आम चुनाव के दौरान जो चुनावी एजेंडा पेश किया था और जो असली कदम उन्होंने उठाए हैं, हर कोई इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वो वीडियो जो उन्होंने जारी किया था, वो फिर से बार बार पूछे जाने पर एक प्रतिक्रिया के रूप में आया था। क्या आप अभी भी उसे गिरफ्तार करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अभी भी? खत्म हो गया है, लेकिन ये कहने के बाद क्या वो कम से कम संवाद करने और अपील करने के लिए कुछ कर रहे हैं? मेरा मतलब है, आपने पहले ही 18 सदस्यीय न्यायिक समिति चुन ली है। कोई यहूदी जज नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि ऐसे बहुत से जज हैं। न्यूयॉर्क में हर 10 में एक यहूदी है। अगर सही प्रतिनिधित्व चाहिए तो 18 सदस्यीय बोर्ड में यहूदी भी होना चाहिए। क्यों नहीं? मतलब क्यों नहीं? इसे बाहर क्यों छोड़ा? यही मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे लगता है जैसे सबसे बड़ी चीजों में से एक जो उन्होंने की, उदाहरण के लिए, वो एक ऐसा प्लान था जिसे वास्तव में यहूदी संगठनों ने विकसित किया था, खासकर जूस फॉर रेशियल एंड इकोनॉमिक जस्टिस जैसे समूहों ने। बेंड द आर्क जैसे समूह, जो सभी यहूदी गैर लाभकारी संगठन हैं जिन्होंने समर्थन किया है, वे नफरत अपराध रोकथाम में निवेश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, हमने एक योजना पेश की जिसमें शहर से अनुरोध किया गया कि वे निवेश 800% तक बढ़ाएं, जो शहर के यहूदी व अन्य समूहों से सीधे आया था, जो मानते हैं कि नफरत अपराध रोकने के लिए सिर्फ पुलिसिंग पर्याप्त नहीं है। हमें वो मिल गया, बजट अभी पास हुआ और नफरत अपराध रोकथाम निवेश में 800% बढ़ोतरी हुई है। ऐसा कई और मामलों में भी हुआ है। मैं प्रशासन को जानता हूं, वहां कई यहूदी हैं, और मेरी मित्र रब्बी मिरियम ग्रॉसमैन प्रशासन में यहूदी समुदाय की संपर्क अधिकारी हैं। हम कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं ताकि यहूदी विरोधी भावना का मुकाबला किया जा सके। वहां 2 कर्मचारी हैं और अब एक शोधकर्ता की भर्ती हो रही है जो शहर में यहूदी विरोधी भावना पर शोध करेगा। सिर्फ मुद्दों का जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि समुदाय की बात सुनने के लिए भी सक्रिय रूप से जुड़ाव किया जाता है। मेयर की नीति रही है कि वे हर यहूदी नेता से मिले जो उनसे मिलने के लिए तैयार हो। दुर्भाग्यवश बहुत से लोग तो ऐसा करना भी नहीं चाहते, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है, कुछ मुलाकातें सार्वजनिक थी, कुछ सार्वजनिक नहीं थी।
उन्होंने कई यहूदी नेताओं से मुलाकात की है। मुझे ये भी पता है, मैंने उनकी प्रतिक्रियाएं टीवी व व्यक्तिगत रूप से देखी हैं। मैंने उनकी प्रतिक्रिया निजी कमरों में कॉफी पीते हुए भी देखी है। जब वे कहते हैं कि हर यहूदी विरोधी हमला उन्हें गहराई से परेशान करता है, तो ये दिखावा नहीं है। ये शारीरिक रूप से दिखता है। मैं दूसरों पर छोड़ता हूं कि वे इसका कारण क्या मानते हैं, पर मैं और टीवी दर्शक देख सकते हैं कि वे इससे परेशान हैं। ये कुछ मौकों में से एक है जब लोगों ने उन्हें टीवी पर सार्वजनिक रूप से रोते हुए देखा था। वह या तो प्राइमरी के दौरान था या आम चुनाव के दौरान। मुझे ठीक से याद नहीं है कि वह कब था जब उन पर सार्वजनिक रूप से यहूदी विरोधी होने का आरोप लगाया गया था। यह उन कुछ मौकों में से एक था जब वे सार्वजनिक रूप से रोए थे। ये ऐसी बात है जिसके बारे में वे सच में बहुत परवाह करते हैं। मुझे लगता है कि हम में से बहुत से लोग इसकी परवाह करते हैं। और ये भी याद रखें, उनके वीडियो की बात अलग नहीं थी, क्योंकि कुछ इजरायली नेताओं जैसे एहुद बराक और मोशे यालोन ने भी बीबी के युद्ध अपराधी होने का आरोप लगाया है। जैसे ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। हे भगवान, किसी ने बीबी पर युद्ध अपराधी होने का आरोप लगा दिया। लेकिन यहूदी समुदाय के बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। इजरायली यहूदी समुदाय में भी बहुत से लोग ऐसा मानते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर हम में से इतने लोग एक जैसा सोचते हैं तो ये यहूदी समुदाय के खिलाफ नहीं है। सही है, ठीक है भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले साल इजराइल में, जैसा कि वे कहते हैं, बा दम बाम। मैं जरूर आना चाहूंगा, वहां आना अच्छा लगता है। ठीक है, अगली बार जब आप आए तो हमें बताइएगा, हम आपको स्टूडियो में बुलाएंगे। जरूर बताऊंगा। ख्याल रखना। आपका दिन शुभ हो। अब विषय बदलते हैं, लेकिन अभी भी अमेरिका पर ही फोकस रखते हैं। मिशिगन से अमेरिकी सेनेट की खाली सीट के लिए जंग तेज हो रही है जैसे जैसे हम इस हफ्ते के प्राइमरी के करीब पहुंच रहे हैं। डेमोक्रेटिक दावेदार प्रतिनिधि हेले स्टीवेंस और प्रतिद्वंदी अब्दुल एल सैयद मिशिगन के कई मुद्दों पर आमने सामने हैं, लेकिन यहूदी और इजराइल के मसले पर उनमें बड़ा मतभेद है। स्टीवेंस गर्व से समर्थन कर रही हैं, ये बताते हुए कि वो डिट्रॉइट के यहूदी उपनगर का प्रतिनिधित्व करती हैं। एल सैयद इजराइल को दुष्ट राष्ट्र कहते हैं और इजराइल को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता का विरोध करते हैं। अंतिम बहस में एआई पैक मुद्दा केंद्र में रहा, जिसमें एल सैयद ने रिपोर्टों के आधार पर एआई पैक पर निशाना साधा कि वो स्टीवेंस के अभियान को आर्थिक समर्थन दे रहा था। अब हमारे साथ इस विषय पर और बात करने के लिए जुड़ रहे हैं i24 न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता ओवेन ऑल्टरमैन, जो खुद डिट्रॉइट शहर से हैं। तो ये खास उपनगरों और मिशिगन राज्य की बात करें। उपनगर से हैं, क्या आप उस क्षेत्र से हैं जिसका प्रतिनिधित्व स्टीवेंस करती हैं? वो मेरी कांग्रेस सदस्य हैं, बिल्कुल। वाह, तो मेरा मतलब है, क्या वो लोकप्रिय हैं और सबकी पसंदीदा हैं, और क्या उन्हें सेनेट के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? बिल्कुल, वो लोकप्रिय हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया गया है। लेकिन देखिए, अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा है। एमिली के लिए ये उनके हित में था कि उन्हें यहूदी समुदाय का समर्थन मिले और वो इजराइल का समर्थन करें, क्योंकि वो ऐसे जिले का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जिसकी सीमाएं 2020 के दशक में बनी थी। एक ऐसा जिला जिसमें डिट्रॉइट के सभी यहूदी जनसंख्या केंद्र शामिल है, इसलिए उनका जिला यहूदी आबादी वाला है। मिशिगन के यहूदी संयुक्त राज्य अमेरिका के बाकी हिस्सों की तरह पारंपरिक रूप से डेमोक्रेटिक झुकाव रखते हैं। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण वोटिंग समूह है। जब नए जिले की सीमाएं बनाई गई थी, उस समय उनके और एक अन्य मौजूदा सांसद के बीच एक दिलचस्प प्राइमरी मुकाबला हुआ था। क्योंकि मिशिगन की आबादी कम हो गई थी, जिलों की संख्या कम हो गई थी, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। एंडी लेविन, जो इजराइल विरोधी नहीं थे और जिन्हें जे स्ट्रीट का समर्थन प्राप्त था, खुद को इजरायली वामपंथ से जोड़ते हैं, जबकि हेले स्टीवेंस उस समय एआई पैक से पैसे ले रही थी। लेविन मिशिगन में यहूदी राजनीतिक परिवार से थे, हेले बाहर से थी, लेकिन उन्हें अंदर से ज्यादा समर्थन मिला। लड़की को फिनिश लाइन के बारे में बता देना। धन्यवाद। बाकी सब पीछे के प्रभाव में है। तो अगर वे इस अभियान में पैसा लगाना चाहें तो ये समझ में आता है, लेकिन बहस के केंद्र में होना, आप इसे कैसे समझाती हैं? सही, हम यहाँ जो हो रहा है उस पर जल्दी से आते हैं। देखिए, ये साफ तौर पर बहुत अलग है जब हेले स्टीवेंस पूरे राज्य में चुनाव लड़ रही हैं, बनिस्बत इसके कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़े। जनसांख्यिकीय रूप से भी ये अलग है। क्या ऐसा है? ये उनके लिए सबसे खराब स्थिति है, क्योंकि उन्हें आमतौर पर इजराइल के मुद्दे पर विरोध झेलना पड़ता है, खासकर अब्दुल एल सैयद जैसे उम्मीदवार के सामने, जो मिस्र से आए प्रवासियों के बेटे हैं। इजराइल के मुद्दे को वो बहुत गंभीरता से लेते हैं और उम्मीदवार के रूप में उनमें कई मजबूत क्षमताएं हैं, और उन्होंने अपने निजी कारणों और राजनीतिक कारणों से इस चुनाव अभियान में इजराइल और एआई पैक के मुद्दे को सबसे आगे रखने का फैसला किया है। और मुझे अमेरिकन टूरिज्म को बताने की जरूरत नहीं है, इजराइल से नफरत करने वालों के वोट कैसे पाएं। ममदानी के लिए सिर्फ वही नहीं, हमने देखा है कि दूर वामपंथी उम्मीदवारों की लहर और डेमोक्रेटिक प्राइमरीज इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित कर रही है, इसे अपनी राजनीतिक बढ़त के रूप में देख रही है। वो उसी प्लेबुक से सीधे ये तरीका अपना रहे हैं, मिशिगन में इसे आजमा रहे हैं। जनसांख्यिकीय रूप से मिशिगन में यहूदियों की तुलना में अरबों और मुसलमानों की संख्या कहीं अधिक है।
डियरबॉर्न का समुदाय जो 2024 के चुनाव में अपनी राजनीतिक जागरूकता के जोरदार प्रदर्शन के बाद अच्छी तरह जाना जाने लगा। अब्दुल एल सैयद को समर्थन मिला है, लेकिन एक समुदाय के बेटे के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि डेट्रॉइट और राज्य में यहूदी समुदाय हेली स्टीवंस के लिए बहुत सक्रिय है। डेट्रॉइट क्षेत्र के सिनेगॉग्स में रब्बियों के बारे में रिपोर्टिंग हुई है कि उन्होंने वास्तव में उनका समर्थन करने की सीमा पार नहीं की है, क्योंकि शायद कानूनन उन्हें इसकी अनुमति नहीं है एमिली, और भले ही उन्हें अनुमति होती इतना आगे जाना अनुचित होता। लेकिन लोगों को वोट देने के लिए सच में प्रोत्साहित किया जा रहा है, ये भारी संकेत देते हुए कि उन्हें किसके लिए वोट करना चाहिए। और ये संकेत वास्तव में जरूरी भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि समुदाय में राजनीतिक स्पेक्ट्रम के अधिकांश यहूदी सामने आकर उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें समुदाय की लंबे समय से सहयोगी के रूप में देखा जाता है, न कि केवल इजराइल के संदर्भ में। अब्दुल एल सैयद ममदानी की तरह जोरदार ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। इस चुनावी दौर को विदेशों, यहां तक इजराइल में भी ज्यादा ध्यान नहीं मिला है, लेकिन निश्चित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में इसने ध्यान आकर्षित किया है। मुझे अमेरिकी दर्शकों को यह बताने की जरूरत नहीं है। और जहां तक इजरायलियों की बात है, अगर लोग सोच रहे हैं कि इजरायली इस चुनावी दौर को कैसे देख रहे हैं, अधिकांश इजरायली लोगों ने इसे नहीं देखा है। हमारे सहयोगी हिब्रू चैनल में काम करने के अपने अनुभव से कह सकता हूं कि इजरायली मीडिया के संपादक तभी सक्रिय होंगे जब वे जीतेंगे। अगर बुधवार सुबह इजराइल में पता चलता है कि डेमोक्रेटिक सेनेट उम्मीदवार अब्दुल एल सैयद हैं, तो ये यहां और आम चुनाव के दौरान भी ध्यान आकर्षित करेगा। नेवादा में रिपब्लिकन मैक क्रूजर्स के खिलाफ एक कठिन मुकाबले का सामना करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल सही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मामले में जब कई सेलिब्रिटी इजराइल की आलोचना करते हैं, एक कलाकार है जो रंग बदलने से इनकार करता है और कर्मा पर यकीन रखता है। सही है, हम बॉय जॉर्ज की बात कर रहे हैं, जिन्होंने इजराइल में कई बार परफॉर्म किया, जिनमें 2017 भी शामिल है, और अब वी विल डांस अगेन नामक नया गाना रिलीज किया है। जैसा कि जो ब्राउन पूछते हैं, क्या ये गाना भलाई से ज्यादा नुकसान कर सकता है? बॉय जॉर्ज ने इजराइल के समर्थन में वी विल डांस अगेन नामक AI रेगे गाना जारी किया। इसे यहूदियों और ऑनलाइन इजराइल समर्थकों से काफी समर्थन मिला है। और यह समझना आसान है कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत कम सेलिब्रिटी ऐसे रहे हैं जो खुलकर सामने आकर इजराइल या यहूदी धर्म के समर्थन की घोषणा करने के लिए तैयार हुए हों। ये कुछ ऐसा है जिसमें बॉय जॉर्ज पहले भी आगे आ चुके हैं। वे आयरिश टीवी पर यहूदी समुदाय के समर्थन में बोले और वायरल हो गए। उन्होंने इस साल यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट में भी ऐसा किया, जहां वे अजीब तरह से सैन मरीनो के प्रतिभागी थे। मामला यह है, यहूदी और इजराइल का समर्थन करने वाले लोग मशहूर हस्तियों और सार्वजनिक व्यक्तित्वों से समर्थन के इतने भूखे हैं कि वे अक्सर सच्चाई को नजरअंदाज कर देते हैं। तो यहां अभी सच साफ साफ बताया जा रहा है। ये अच्छी PR नहीं है। पहले बात करते हैं बॉय जॉर्ज की। उनका अतीत विवादास्पद रहा है, खासकर जब उन्हें एक नॉर्वेजियन एस्कॉट को रेडिएटर से हथकड़ी लगाकर पीटने का दोषी पाया गया था। लेकिन इसके अलावा यह गाना भी AI की मदद से लिखा गया है। इसका मतलब है कि यह साफ नहीं है कि बॉय जॉर्ज ने संगीत और बोलों में कितना योगदान दिया, या फिर यह सिर्फ कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बस निर्देश देकर अपनी ही आवाज और अपने पुराने रेगे ट्रैक्स जैसा बनवाया। आज के युवाओं के बीच AI म्यूजिक और AI आर्ट के खिलाफ एक प्रतिक्रिया है, क्योंकि इसे असली नहीं माना जाता और वे इसे आलसीपन समझते हैं। साथ ही ये दूसरों की कड़ी मेहनत की नकल है, हालांकि यही सबसे महत्वपूर्ण है। मैं चाहता हूं कि जो लोग ऑनलाइन कहते हैं कि ये गाना अच्छा है और Spotify प्लेलिस्ट में डालेंगे, वे मेरी आंखों में देखकर बताएं कि ये सच में अच्छा म्यूजिक है। मुझे पता है कि कला व्यक्तिपरक होती है, लेकिन वस्तुनिष्ठ रूप से ये बस खराब है। ये बहुत बनावटी और घिसे पिटे बोल हैं। खासकर 7 अक्टूबर को इजरायली महिलाओं के साथ बलात्कार वाली लाइनें जो बिखरे बिखरे से लगने वाले रेगे ट्रैक पर डाली गई हैं। ये सीधे तौर पर आपत्तिजनक है। आपको खुद सोचना होगा इसका लक्षित दर्शक कौन था, क्योंकि जबकि इजराइल समर्थक समूह ने इसका समर्थन किया है, अगर किसी को इस संघर्ष की परवाह नहीं और बस अच्छा गाना सुनना है तो शायद वो इसे सुन ले, और वे शायद इसके ठीक उलट चीज चुन सकते हैं जिसका ये समर्थन करता है।
ठीक है, एआई के विषय पर बने रहते हैं, जो अब दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए सिर्फ संगीत में ही नहीं बल्कि नए गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में उभर रहा है। अब ये यहूदी धर्म को भी एक नए स्तर पर ले जा रहा है, पोस्टरों से लेकर यहूदी आयोजनों के विज्ञापनों, इजरायली चुनावों और वैश्विक हस्तियों की नकल करने वाले चैटबॉट्स तक। लेकिन पारंपरिक यहूदी शिक्षाएं एआई के उपयोग पर क्या कहती हैं? अब हमारे साथ जूम के जरिए इस विषय पर बात करने के लिए येशिवात अमी के रोश, येशिवा रबी युवाल सुरलो जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने हेतु धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हम एआई के बारे में सुन रहे थे, आप अभी एआई की भूमिका को कैसे देखते हैं? यहूदी जीवन पर इसका अच्छा असर कैसे हो सकता है और ये और लोगों तक कैसे पहुंच सकता है? असल में हमारे पास दो दिशाएं हैं। पहली दिशा है यहूदी धर्म पर एआई का प्रभाव, क्योंकि चीजें अब ज्यादा स्मार्ट हो रही हैं लेकिन आसान भी हो रही हैं। आप तेजी से सीख सकते हैं, आपको सारे स्रोत मिल सकते हैं, आपके पास एक चौराहा हो सकता है जैसा कि हम कहते हैं, यानी सीखने के लिए एक दोस्त। आपको यह समझना और ध्यान रखना होगा कि ये कोई अंतिम प्रामाणिक स्रोत नहीं बल्कि तोरा पढ़ने का अच्छा साथी है। दूसरी ओर हम खुद से यह पूछ रहे हैं कि यहूदी धर्म का एआई पर क्या प्रभाव होना चाहिए। मेरा मतलब है नैतिक मुद्दों के बारे में, जैसे धोखाधड़ी, गलत खबरें फैलाना या ऐसी तमाम बातें। एआई इस्तेमाल करते समय आप अधिक नैतिक कैसे बन सकते हैं? दोनों दिशाएं हमें आजकल प्रेरित कर रही हैं। सही है, तो चलिए बहुत पहले चलते हैं। हम जानते हैं प्राचीन काल में कई तकनीकें थी, जोहर है, कब्बाला है, वो हजारों साल पहले की तकनीक थी। तो जरा समझाइए कि किस तरह से एआई उन बातों के करीब पहुंच रहा है जो हमारे पूर्वजों ने भविष्य के बारे में कही थी। सबसे पहली बात, कोई नहीं जानता क्योंकि एआई वाकई में कुछ नया है। ये पूरी तरह से नया है क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी बुद्धि कोई उपकरण या सिस्टम बना रही है। सिस्टम खुद बुद्धिमत्ता बना रहा है जो अलग है। ऐसी क्रांतियां पहले भी आ चुकी हैं। लगभग 500 साल पहले प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था और फिर हमने यहूदी धर्म पर एक बहुत बड़ा बदलाव और बहुत बड़ा प्रभाव देखा, क्योंकि ज्ञान सिर्फ बहुत पढ़े लिखे और विद्वानों के लिए ही नहीं था। ये फैल गया था, हर कोई इसे पढ़ सकता था, उसकी नकल कर सकता था और जो चाहे कर सकता था। तो ऐसा हुआ। हमने अतीत में देखा कि प्रिंटिंग मशीनों की वजह से बहुत सारे बदलाव आए थे। बाद में यहाँ तक कि 40 साल पहले भी इंटरनेट ने चीजों को बदल दिया। लोगों ने सोचा कि रब्बियों की भूमिका खत्म हो गई है क्योंकि अब हर कोई रब्बी गूगल से पूछ सकता है, लेकिन असल में रब्बियों की भूमिका बदल गई थी। अगर जानकारी चाहिए तो गूगल इस्तेमाल करें, लेकिन अगर समझना है तो जीने गूगल के कभी लिए गमारा में नहीं जा सकेगा और समझ नहीं पाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो इसमें तो नहीं पले बढ़े, जो येशिवा में नहीं पले बढ़े। वे भी इससे ऐसे सवालों के जवाब पा सकते हैं जैसे तालमुद ए तनाजी के बारे में क्या कहता है। मुझे लगता है मैं ये अच्छा मानता है। हूं कि एआई के साथ भी यही होगा, लेकिन मैं सतर्क हूं क्योंकि एआई कुछ अलग है। यह नई बुद्धिमत्ता बना रहा है और हमें सीखना होगा कि उन दिनों में हमारी भूमिका क्या होगी। सही है, हर चीज में, हर नए विकास में एक अंधेरा पक्ष होता है और एक उजला पक्ष होता है, और किसी तरह हम जैसे एक पेंडुलम, हम आखिरकार बीच में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ तक कि म्यूजियम ऑफ टॉलरेंस भी, हाँ ये एक नया म्यूजियम है जिसमें नई तकनीक है, वे इसे शामिल करने में सक्षम थे। लेकिन इसमें एक एआई चैट है जो रानबाम का एआई चैटबॉट है जिससे लोग सवाल पूछ सकते हैं। तो ये एक उदाहरण है। मैं सोचती हूँ इसे सकारात्मक रूप से कैसे उपयोग करें ताकि युवा आकर्षित हों जो म्यूजियम तक जाना भी नहीं चाहते, जैसे मेरे अपने बच्चे। हाँ, ये अभी एक खेल ही है। आप जानते हैं, मेरे बच्चे कहते हैं कि आप एआई के साथ बहुत समय बचाते हैं और फिर उसी एआई पर वो समय बर्बाद भी कर देते हैं। तो ये ऐसा ही है। हमें ये जानने में बहुत सावधानी बरतनी होगी कि रामबम ने वास्तव में क्या कहा होता। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम इसका इस्तेमाल प्रेरणा के स्रोत की तरह कर सकते हैं। क्या इंसान को हमेशा शामिल होना जरूरी है? और आप जानते हैं, बेशक ऐसी कई एआई हैं जो गूगल और अन्य के द्वारा जुड़ी हुई हैं, जैसे कि जेमिनी। ये सवालों के जवाब देने में कैसे मदद कर सकता है? ये सवालों के जवाब देने में कैसे मदद कर सकता है? मैं खुद भी इसका इस्तेमाल करती हूँ। मैंने शो होस्ट किया था होली लैंड अनकवर्ड। मुझे ये सब पसंद है। लेकिन आप जानती हैं, आप कुछ खास चीजों के लिए सर्च कर सकती हैं, जैसे कि उस समय सफद में क्या हो रहा था एआरआई के समय, और आप जानती हैं शिमोन बार योचाई के समय क्या हो रहा था।
ये गहरी जानकारी चाहने वालों की मदद कैसे कर सकता है? और आप इतनी आसानी से तारीखें या महीने गूगल नहीं कर सकती। बिल्कुल सही, लेकिन जानकारी के लिए यह काफी उपयोगी साधन है, पर हमें सावधान रहना चाहिए। हमें समझना होगा कि इसे किसी ने बनाया है और उसके अपने हित थे, और इसलिए जो जानकारी हमें मिलती है वो हमेशा सही नहीं होती, और इसमें बहुत कुछ होता है, प्रदूषण होता है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो आपने एआई का बिल्कुल उपयोग सही करते समझा। समय, जैसा आपने मैंने ये कहा बात था, ध्यान में एआई रखनी एक कबूतर कहती है, अरे मैं हर बार गलती कर सकती हूँ जब भी तुम्हें कोई जवाब मिले, है ना? ये सिर्फ गलतियां नहीं है, ये बहुत बहुत आप जानते हैं उत्तेजक या उनके पास अपनी समझ है, इसे एक पल के लिए भी मत भूलना। बहुत धन्यवाद रवि युवाल सुरलो, ये बातचीत दिलचस्प थी, आपकी सराहना करती हूँ। यही था इस हफ्ते का जूश वर्ल्ड वीकली एपिसोड। देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट पर जाकर ये शो देख सकते हैं। साथ ही पिछले एपिसोड्स और अलग अलग क्लिप्स भी देख सकते हैं। मैं एमिली फ्रांसिस हूँ। देखने के लिए धन्यवाद। तेल अवीव से शालोम।